अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। एक जानिब हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जारहाना मूड में है, ये बात हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म आज पार्लियामेंट हाउस आए और उन्होंने ये बताया कि अपोजिशन करना जो है वो मुश्किल है लेकिन हुकूमत करना बड़ा आसान है। और जब उनसे ये भी पूछा गया क्या अपोजिशन आज एहतजाज के मूड पे हैं, आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा जब नहीं हो तब मुझे बताना। लेकिन जो दूसरी जानिब अगर हम अंदरूनी कहानी बताएं आपको जो ख़ुद इनकी अपनी पार्टी की है हुकूमत की, तो वहाँ पर कई इख्तलाफात हैं और जो पार्टी अरकान हैं, जो रहनुमा हैं, जो काबीना के लोग हैं, वो खासी इस बात पर बरहमी का इज़हार कर रहे हैं कि जो गैर मुंतखब नुमाइंदे हैं वो हुकूमत का हिस्सा क्यों बन रहे हैं। इस तमाम तर सूरत पर बात करेंगे। पहले आपको दिखा देते हैं कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा। मुश्किल है, हुकूमत करना मुश्किल है, अपोजिशन करना मुश्किल है। खान साहब, हुकूमत करना बड़ा आसान है। पीएम साहब अपोजिशन आज फिर एहतजाज के मूड में है। जब नहीं होगी फिर बता रहा। ये तो वो सूरत हाल है जो असम्बली में हुई। वजीर आजम आज आए, बैठे और चले गए, बात उन्होंने कोई नहीं की और ऐवान में इजलास के दौरान ही वो ऐवान से उठकर चले गए। और ये तमाम तर गुफ्तगू उनसे जब की गई तो उन्होंने यही कहा कि हुकूमत करना तो बड़ा आसान है लेकिन जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं। कई बार हमने आपको प्रोग्राम में बताया कि वो अंदरूनी इख्तलाफात लीडरशिप में भी हैं, वो अंदरूनी इख्तलाफात पार्टी कारकुनान में भी हैं, लेकिन जो अंदरूनी कहानी है वो ये है कि ये कहा गया है ज़राए के मुताबिक कि जो लोग हैं, अहल लोग हैं, वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, गैर मुंतखब लोग जो हैं उनको मुसल्लत करा जा रहा है हम पर। ये तमाम तर वो लोग हैं जो इलेक्टेड मेंबरान हैं, ये शिकायत करते हुए वज़ीर आज़म को नज़र आए। वज़ीर आज़म ने कहा कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं अपनी जगह पर, जो आप लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या करें कि कुछ फ़ैसले हैं जो सख्त किस्म के फ़ैसले हैं वो करने पड़ते हैं। असद उमर साहब मेरे राइट हैंड हैं, लेकिन ज़ाहिर जब उनको हटाया गया उस ओहदे से, वो भी मेरे लिए एक टफ फैसला था लेकिन वो हमें करना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम अरकान असम्बली को कि वो फ़ौरन ही जाएँ अपने हलकों में और जाके खबर लें कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि जो रमज़ान में जो पैकेज सब्सिडी दी गई थी वो अभी तक लोगों को नहीं मिल पाई है। कई अशिया जो हैं वो बाज़ारों में है ही नहीं, सब्सिडी दी तो गई लेकिन अशिया नहीं मिल रही, इसका भी नोटिस लें। वज़ीर आज़म ने ये तमाम तर हिदायत जारी की हैं, लेकिन इख्तलाफात की आखिर वजह क्या सिर्फ यही है कि नॉन इलेक्टेड मेंबर्स को जगह दी जा रही है, उनको ओहदे दिए जा रहे हैं, और अगर ये इख्तलाफात ज़्यादा बढ़ गए तो फिर क्या होगा। तमाम सूरत बात करते हैं। मेहमानों से मैं आपको तारुफ करवा देती हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नुमाइंदगी करें हलीम आदिल शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। नून लीग से हमारे साथ राना अरशद साहब मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और बाबर डोगर साहब में लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करें। हलीम आदिल शेख साहब, इख्तलाफात तो कई दफ़ा सामने आए और हमने कई दफ़ा प्रोग्राम में ये बात उठाई भी, तो ये कहा गया आप लोगों की जानिब से कि इख्तलाफात तो सियासत का हुस्न है। ये तो अच्छी बात है कि आप अपनी राय पे इख्तलाफ रखें, लेकिन यहाँ पर बात राय की नहीं है। वो नॉन इलेक्टेड मेंबरान जो कि अब ओहदे ले रहे हैं उस पर अब ये तमाम तर सूरत हाल पैदा हो रही है। कहीं आगे जाके यही तो परेशानी का सबब नहीं बनेगी? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नॉन इलेक्टेड मेंबरान को ले कौन रहा है? इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। ठीक, हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, हमने डिलीवर करना है, हमने आगे बढ़ना है, हमने वही पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल जो कुछ हुआ उसको आगे लेकर चलना है। तो पाकिस्तान ने आगे जाना है, उसके लिए जो फैसले करने हैं प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है और वही जो इख्तियार है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि नॉन इलेक्टेड इलेक्टेड के लिए इज़्ज़त है, इलेक्टेड की पूरी टीम मौजूद है, लेकिन अगर कहीं टेक्नोक्रेट्स आ जाते हैं जैसे हफीज़ शेख साहब हैं, वो इकोनॉमिस्ट हैं और दुनिया भर में इस किस्म के टेक्निकल जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं उसको इकोनॉमिस्ट चला रहे होते हैं। हमने ट्राई किया लेकिन ये तो नहीं था कि जी नहीं इलेक्टेड को ही रखना है, बेशक चीज़ से ठीक हो ना हो। मैं समझता हूँ कि हमने बेहतरी के लिए बेहतर फ़ैसला किया और हफीज़ शेख साहब को और दीगर प्रोफेशनल्स को लेकर आए हैं। बात यह कि इंशाअल्लाह और इसी अंदाज से हम इस मुश्किल हालात से निकल सकते हैं जो कि हमें जहेज़ में मिले हैं, जो हमें साथ मिले हैं, और इंशाअल्लाह बेहतर होगा, इसकी बिल्कुल फ़िक्र ना कीजिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने उसको अवाम ने मैंडेट दिया है, प्राइम मिनिस्टर को इस पार्लियामेंट ने मैंडेट दिया है, प्राइम मिनिस्टर बाख्तियार हैं, वो एक लिमिट में रहते हुए कितने एडवाइज़र्स रख सकते हैं उतने वो रख रहे हैं, जितना इख्तियार है। ये तो नहीं है कि जो वो नहीं रख सकते वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कानून के दायरे में रहते हुए, इख्तियार के दायरे में रहते हुए कोई भी फ़ैसला अगर बेहतरी के लिए हम कर रहे हैं तो उस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन अपोजिशन को सख्त एतराज़ है। आइए आपको दिखा देते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब इस पर क्या कह रहे हैं। हलीम साहब फिर मजीद बात करेंगे। इस मुल्क के अवाम इनका नाकामी, इनका नाअहली का बोझ कब तक उठाता रहेगा? आज भी को वाज़ेह पैगाम दे रहा हूं कि अगर ये लोग अपने डायरेक्शन को इम्प्रूव नहीं करते, अगर ये लोग जो है IMF की डील
पार्लियामान से मंजूर नहीं करते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस IMF की डील को नहीं मानेगी। हम इनको रिजेक्ट करेंगे। आप हमें मजबूर करेंगे कि हम ना सिर्फ पार्लियामान में मगर पार्लियामान के बाहर आपके जुल्म और आपके नाअहली के खिलाफ एहतजाज करें। और जहाँ तक FPR का चेयरमैन की बात है, उसका भी एक प्रोसीजर होता है। आप अपना मर्जी का ऐसा फेवरेट ब्लू आइड बॉय को अचानक नहीं लगा सकते। स्टेट बैंक के लिए वो बंदा भेजा जाएगा जो कि कल तक IMF से तनख्वाह ले रहा था। क्या IMF ये फैसले ले रहे हैं? मैं जहांगीर तरीन साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जहांगीर तरीन साहब ने डेप्यूटी PM का ओहदा जो है वो हासिल कर लिया अपने आप के लिए। जी तो राना अशर साहब, आपसे तो मैं बात करूंगी, ज़रा आपकी इजाज़त से हलीम साहब से ज़रा इस पर मैं टेक ले लूँ। हलीम साहब, IMF फैसले कर रहा है, वो बता रहा है हुकूमत को कि किसको रखो और किसको निकालो? देखिए, उसका मैं जवाब देता हूँ आपको, लेकिन अभी जो इन्होंने तरीन साहब को मुबारकबाद दी है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये इनके यहाँ ट्रेंड रहा है कि वज़ीर आला होते थे कायम अली शाह साहब और हुकूमत चलाते थे टप्पी, वज़ीर आला होते थे मुराद अली शाह साहब और हुकूमत चलाते थे अनवर मजीद साहब, वज़ीर आला होते थे इनके सिंध में मुख्तलिफ लोग और मुख्तलिफ किरदार सिंध में आते रहे जो कि सिंध की हुकूमत चलाते रहे। हमने बड़ा करीब से उसको देखा है और मैं समझता हूँ कि नहीं निकल सकते उससे। ये किस मुँह से? बिलावल साहब को तो बात करनी ही नहीं चाहिए। आज इनका लड़का हुआ पड़ा है, लड़काने को एड्स लग चुका है, 150 से ज़्यादा एड्स के पेशेंट इनके हल्के में, और ये कह रहे IMF जहांगीर तरीन। अरे हमें मुबारकबाद बाद में दीजिएगा, पहले अपने वोटर्स को आके देखिए, पहले अपने हल्के में आके देखिए। सिंध को एड्स लगा दिया है इन्होंने, सिंध को बीमारी लगा दी है, बात है पहले उसको तो डिबेट करें आके। आपकी बात करते हैं। मैंने आज से 3 महीने पहले सिंध की असम्बली में एड्स के हवाले से करारदाद पेश की कि सिंध में एड्स बढ़ती जा रही है। इनकी फुप्पो साहिबा जो है अजरा पेचूर साहिबा, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आज लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हल्के में एड्स लग गया है। इनकी बात को तो छोड़िए, IMF हम डिसाइड करना है। ये लेते रहे IMF, इन्होंने 20 दफ़ा IMF के लिए उन पैसों को ट्रांसफ़र कर दिया ओमनी अकाउंट्स के अंदर। आज IMF की बात करते हैं। हम जाएंगे, जाना होगा, जो मुल्क के लिए बेहतर होगा फैसला करेंगे। जब इनके पास मैंडेट था इन्होंने कर्जे चढ़ा दिए, इन्होंने 6000 से 15000 अरब के ऊपर लेकर आ गए। आज हमारे पास मैंडेट है, उन्हें अवाम को रिलीफ देना है, हमने इनको रिलीफ नहीं देना है। इनको रिलीफ, इनका क्या है, नैब ठंडा करा दो। हम कैसे करा दें ठंडा? नैब आज़ाद है, नैब इसलिए जाके बोलते हैं बिलावल साहब जाइए, लड़काना वाले आपको बुला रहे हैं, एड्स ज़्यादा हो चुके हैं, आप तो छोड़िए ना, हम देख लेंगे, फिक्र ना करें। जहांगीर तरीन की मुबारकबाद कबूल कर लेते हैं, लेकिन आप भी सोचिए कि आपकी सिंध हुकूमत कौन चलाए। ठीक है, पॉइंट टेकन। राना अशर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगता है सिर्फ अपोजिशन का किरदार निभा रहे हैं। नून लीग का है, नून लीग का बयानिया क्या कुछ तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, या नून लीग वापस आएगी अपोजिशन में और पीपल्स पार्टी का साथ देगी अपोजिशन का किरदार निभाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का। मैं समझता हूँ कि जो बिलावल साहब ने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, ज़ाहिर है वो एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जो पहले भी थी, आज भी है और रहेगी। इशू ये है कि आज जहांगीर तरीन साहब का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अनाउंस होना या डिक्लेयर होना या अंडर हैंड वो पहले भी थे, तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर तो ये, हमें तो हर बुराई हमारे खाते में डालते रहे। ख़ुद तो असूल परस्त और ख़ुद नियाज़ी साहब जो हैं वो रियासत मदीना के दावेदार, और ख़ुद ही फरमाते हैं कि जब हुक्मरान जो हैं वो ठीक होते हैं तो महंगाई नहीं होती। जब डॉलर महंगा होता है, जब मेडिसिन महंगी होती है, तो फिर नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे को। सर, मेरे सवाल का जवाब तो दे दें, महंगाई में बात कर लेंगे। मैं कहना ये चाहता हूं, लेकिन आप मुझे बता दें, नून लीग ऑपोजिशन का किरदार निभाएगी, तहरीक चलाने की पीपल्स पार्टी बातें कर रही है, क्या आप लोगों की तहरीक का हिस्सा होंगे? देखिए जी, गुजारिश ये है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपोजिशन में हैं, लेकिन जब कौमी इशू आए, जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी, तो हमने बिल्कुल गवर्नमेंट का साथ भी दिया, अफवाज पाकिस्तान की भी के साथ हमने लबैक कहा। लेकिन इशू ये है कि आज IMF और अमेरिकन और इंडियन का एजेंडा जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया जा चुका है, हम इसको तस्लीम नहीं करते। 2 दिन पहले भी अपोजिशन और बेखसूस मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली के अंदर एहतजाज किया, और मैं समझता हूँ कि हम
बिल्कुल सरापा एहतजाज हैं। जब शेख हफीज़ साहब पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर थे तो खान साहब कहते थे कि बहुत करप्शन हुई, वो दौर बहुत करप्ट लोगों का था। और अगर आज वो किसी के ज़रिए ड्राई क्लीन हमाम में तशरीफ़ ले आते हैं तो आया आज पहले वो तब्दीली नहीं ला सके, आज ले आएंगे? नॉट एट ऑल, वो नहीं ला सकते। फिर स्टेट बैंक का गवर्नर जिसका टर्नओवर 3 साल के लिए है, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कौन सी तब्दीली, और पाकिस्तान में इनको कोई शख्स मिला ही नहीं। ये जो आप इतना एहतजाज कर रहे हैं, ये एहतजाज जुबानी होगा, आवाम के साथ आप जुबानी ही रहेंगे या फिर कोई तहरीक भी चलाएंगे आवाम का साथ देने के लिए? नहीं नहीं नहीं, हम असेंबली के अंदर भी इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। और वक्त आने पर जब हमारी CWC बैठेगी तो इंशाल्लाह हम असेंबलियों के बाहर भी ईद के बाद इंशाल्लाह मौसर एहतजाज होगा। और इंशाल्लाह वो जो एहतजाज होगा ईद के बाद शहबाज शरीफ साहब मुल्क में अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होगा। अच्छा जी, इंशाल्लाह ईद के बाद शहबाज शरीफ साहब भी इंशाल्लाह मुल्क के अंदर होंगे और हमजा शहबाज साहब मौजूद हैं और हमारी पूरी पार्टी का स्ट्रक्चर मौजूद है और जो रीऑर्गेनाइजेशन हुई है वो मजीद जो जितने कमिटेड वर्कर थे जिनको प्रमोट किया गया है इंशाल्लाह वो डिलीवर करेंगे मुल्क के आइन की मजबूती के लिए। लेकिन जो मैं समझता हूँ गैर मुंतखब लोग हैं ये ओथ नहीं लेते। अगर तो खान साहब को अमेंडमेंट ले आए पार्लियामेंट में, हमें कोई इतराज़ नहीं कि अब जो इलेक्टेड लोग हैं वो बतौर MNA ओथ लेते हैं, बतौर कैबिनेट मेंबर ओथ लेते हैं, लेकिन जो एडवाइज़र है, जो स्पेशल असिस्टेंट है, जो कैबिनेट मेंबर बन जाता है उसको स्टेटस मिनिस्टर का मिलता है वो, लेकिन वो ओथ नहीं लेता। और अगर वो मिनिस्टर हमारे हों, वो स्टेट बैंक के हमारे गवर्नर हों और ओथ कहीं और से लेकर आए हुए हों, तो ये पाकिस्तान की कौम को काबिल कबूल नहीं है। चलें ठीक है, पॉइंट टेकन। बाबर डोगर साहब, अब मामलात आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं? दिसंबर तक क्या होने वाला है? बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं सियासी हलकों में भी और दीगर तजियाकार भी अपना तजिया देते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि अंदरूनी अपने इख्तलाफात का कहीं शिकार ना हो जाए, कोई ऐसे फैसले जो कि सख्त हो तो रहे हैं लेकिन उससे आवाम में भी मायूसी बढ़ रही है महंगाई की वजह से, तो आगे आपको लग क्या रहा है, होने क्या वाला दिसंबर तक? सबसे पहले जो PTI के अंदर रिजेंटमेंट है ऑफ कोर्स वो उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक IMF के जो अभी बात हो रही है कि जो इलेक्टेड लोग हैं उन पे इत्मीनान नहीं किया जा रहा और नॉन इलेक्टेड लोग जो हैं वो उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि PMLN के दौर में भी सरताज अजीज़, उसके बाद मिफ्ता इस्माइल और फॉरेन अफेयर्स में जितने लोग थे वो सारे नॉन इलेक्टेड ही उसको देखते थे। हालांकि इनकी 2/3 न्यूज़ असेंबली में और इनके पास ओवरवेलमिंग मेजोरिटी थी, बेताशा चॉइसेस थी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने नॉन इलेक्टेड लोग जो थे वो रखे और उनको बड़े बड़े अहम ओहदे दिए। खान साहब ने शुरू में एक तजर्बा किया, तजर्बा कामयाब नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने जो थे टेक्निकल लोग सामने लेके आए हैं कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इससे किस तरह से निकला जाए। उससे ऑफ कोर्स इलेक्टेड जो लोग हैं उनमें थोड़ी बहुत है, लेकिन जो मेन इशू है वो फिर मैं आपको बता दूं महंगाई है। ये जो लोग अपने हलकों में जा रहे हैं और जो लोगों को कन्फ्रंट करना पड़ रहा है, उससे जो फीडबैक आ रहा है वो यही है कि जो महंगाई है उस पर जो काबू नहीं पा रही गवर्नमेंट और जो इकोनॉमी संभल नहीं रही उसकी वजह से पार्टी के अंदर शदीद रिजेंटमेंट है। लोग जो ज़्यादा खान साहब से जो ज़्यादा कंप्लेंट है वो यही है कि महंगाई पे काबू नहीं हो रहा। महंगाई जो है वो पार्टी का इस टाइम सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, ऐसा ही है और इसी वजह से पार्टी के अंदर रिजेंटमेंट बढ़ रही है। दूसरी तरफ PMLN के अंदर उसमें भी एक बड़ी वादे चेंज आई है। एक जो तेज स्ट्रॉन्ग आवाज़ है वो ये है कि जेल और खामोशी इकट्ठी नहीं चल सकती। शहबाज शरीफ का जो नैरेटिव था वो अब ख़त्म हो गया है। मरियम उन्होंने चीज़ों को टेक ओवर कर लिया है। ख़ास तौर पर जो पार्टी के अंदर तब्दीलियाँ आई हैं, चाहे वो पंजाब के अंदर देखें राना सना को पंजाब का सदर बना दिया गया, या फेडरल में देखें तो दोनों तरफ वो लोग जो नवाज शरीफ के नैरेटिव के हामी थे, जो वोट को इज्जत दो के नैरेटिव के हामी थे, उनको प्रोमिनेंट ओहदे दिए गए हैं और वो लोग जो शहबाज शरीफ के खासे करीब थे वो इस तरह से बयानिया नवाज शरीफ साहब का ही चल रहा है नून लीग में, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही बाबर साहब, बिल्कुल ये क्लियर मैसेज है कि आइंदा जो बयानिया वो तब्दील होगा। शहबाज शरीफ का बयाना अब नहीं चलेगा, नवाज शरीफ का बयानिया चलेगा और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि PMLN जो है वो भी पार्टी की तरह थोड़ा सा तेज गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करेगी और इसी बयानी को लेके आगे चलेगी। पॉइंट टेकन।
हलीम साहब, एक मामला तो है, ज़ाहिर हम महंगाई पर रोज़ बात करते हैं। आज वज़ीर आज़म ने खुद पार्टी इजलास में भी कहा कि भाई 2 अरब का हमने सब्सिडी पैकेज दिया, यूटिलिटी स्टोर्स पर चीज़ें नहीं हैं, आप लोग इन मसलों के बजाय बाहर निकलें, हलकों में जाएं, अपने आवाम की परेशानी देखें। तो ये जो मामला है ना आवाम का, ये शायद वो मामला है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। अपोजिशन को तो आप जिस तरीके से भी काबू कर लें, और अपोजिशन टूट फूट का शिकार वैसे ही है, लेकिन महंगाई का क्या होगा? आवाम की चीखें निकल रही हैं, उसका कौन सा जवाब करेगा? देखिए जी, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। बात यह है कि जो इशू जो है डायरेक्ट टैक्सेस का और इनडायरेक्ट टैक्सेस का, बात यह है कि जिन्हें टैक्स देना चाहे वो लोग देते नहीं हैं। वो 2% लोग हैं, वो लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, और आम 98% लोग गरीब से गरीब होते गए आज तक। जो जिन्हें टैक्स देना चाहिए, लाजिम बात है कि मुल्क को पैसा तो चाहिए, जिन्हें टैक्स देना चाहिए वो देते नहीं हैं, उनसे कोई लेता नहीं है। उनके लिए ही जब इक़दाम करते हैं तो फिर आपको देखिए कि कभी इल्ज़ाम शुरू हो जाते हैं कि जी वो वहाँ से आ गया, वो वहाँ से आ गया, वहाँ से आ गया, वहाँ से आ गया। बात यह है कि इस 98% जो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं, जो टैक्स मतलब जिन पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स आता है, उनकी जान छुड़ाने के लिए पॉलिसीज़ बन रही हैं। लाजिम बात है कि नया एक हमारा फाइनेंस मिनिस्टर नए आ चुके हैं, इंशाल्लाह चेयरमैन FBR भी नए आ जाएंगे। मैं समझते हैं चीज़ों को कंट्रोल करके लॉन्ग टर्म में, जब लाजिम बात है पेट्रोल एक मेन चीज़ है, पेट्रोल जब महंगा होता है तो सारा कुछ पड़ जाता है। गो के बहुत सारी दुनिया के मुल्कों से रेशो के हिसाब से पेट्रोल कम है, लेकिन अगर ये टैक्सेस हमें लोगों से डायरेक्ट हम लेने में कामयाब हो गए तो जो GST पेट्रोल पे आता है, उस ये तो IMF की शर्त थी ना कि आप ओगरा को खुद मुख्तार करें, अपने दारों को खुद मुख्तार करें, तो फैसले खुद ले सकें। देखिए बात यह है कि लाजिम बात है कि जब टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं किसी पे तो पड़ेगा, पर GST पे जाए, वो आम आदमी पे जाए। लाजिम बात है चीज़ें ख़राब हैं, चीज़ें ठीक करनी है। इसी तरीके से तो बीमार हालत में नहीं लेके चल सकते तेरा। इंशाल्लाह इसमें हमारे इस 8 महीने में सबसे ज़्यादा कर्ज़े वापस भी लौटाए गए हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुछ खातिर जमा रखे पूरी कौम। इंशाल्लाह हम इस महंगाई के तूफ़ान पर, इन इश्यूज़ पर काबू पा लेंगे, और टैक्स नेट के अंदर हम उन लोगों को लेकर आ जाएंगे जिन्हें टैक्स देना चाहिए, जिनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, जो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, जिनकी वजह से गरीब लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, और उन बड़े लोगों की वजह से बड़ी मतलब पॉलिसीज़ नहीं बन पाती हैं। आप देखिएगा, अब जाकर उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ये इस तमाम जो टैक्स की कलेक्शन है, जो मैं समझता हूँ कि बड़े लोगों पे, वो लोग जो सिर्फ आओ 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 पे लगे हुए थे, उनसे लिया जाएगा, और अंश जब प्रेशर उस तरफ जाएगा तो इंशाल्लाह गरीब का प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। ये जो कभी मोबाइल के ज़रिए, कभी इसके ज़रिए, जो पेट्रोल के ज़रिए जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जाते हैं, वो इंशाल्लाह कम होंगे। मैं समझता हूँ मुश्किल है, हम बिल्कुल एग्री करते हैं, हम एग्री करते। अरे 40 साल तो नहीं हुए, 10 साल तो नहीं हुए, 5 साल तो नहीं हुए। सर वादे और दावे तो नए पाकिस्तान के थे ना, फिर उम्मीदें और ख्वाब भी उसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं दिखाए थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं तय किया तो सही। हमारे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं था कि आके हम पहले चंद माह के अंदर सब कुछ ठीक कर देते। साल साल का बिगाड़ है, साल साल का बिगड़ाव है। आज देखिए तो सही, यहाँ भी ओमनी से क्या कुछ निकल रहा है और वहाँ भी जाली अकाउंट्स में क्या कुछ निकल रहा है। जब ये आम आवाम का पैसा किस अंदाज से जो क्या कह रहे जाली अकाउंट्स निकल रहे हैं, लोगों ने टी करके सारे पैसे यहाँ से बाहर गए, वहाँ से अंदर है, यहाँ से बाहर गए, वहाँ से अंदर है। किसका पैसा था? ये वो गरीब आवाम का पैसा था। अगर ये पाकिस्तान में होता, अगर ये किसी मखसूस ख़ानदान के पास ना होता तो आज ना होती इतनी, ना महंगाई होती, ना इतने मकरूज होते, ना इतने में कर्जे देने पर होते। अब चाहिए ना, कोई अलादीन का चिराग नहीं है इमरान खान साहब के पास। बताइए, ये लोग पहले हम कहते थे सिंध का पैसा जाली अकाउंट से निकला, अब तो पता नहीं कहाँ से। आपको पता है कौन सा पैसा निकल रहा है, कैसा पैसा निकल रहा है, किस किस के अकाउंट से निकल रहा है? बात देखिए ना। बात है जब ये चोरी हुई है, ये पैसा चोरी किया गया है, इस पैसा जाली अकाउंट्स में गया गया है, इस पाकिस्तान का पैसा था, पाकिस्तानियों का पैसा था, टैक्स देने वाले का पैसा था। जब वो चोरी में चला गया, जाली अकाउंट से बाहर गया, जाली अकाउंट से अंदर आया, तो प्रेशर पड़ा। इंशाल्लाह रिलीज करेंगे, सारा पैसा वापस लाएंगे, स्विट्जरलैंड से भी वापस लाएंगे इंशाल्लाह। चलें, ज़बरदस्त। अगर ऐसा है तो फिर तो वाकई बड़ी ज़बरदस्त बात है। भाई अलादीन का चिराग तो राणा साहब नहीं है ना हुकूमत के पास। आप लोगों ने 40 साल तक मुल्क को इतना लूटा, सारा खजाना खाली करके चले गए, तो सख्ती तो आवाम को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। फिर आप लोगों को किसका दुख है? आवाम का दुख तो आप लोगों को कभी भी नहीं था। जी 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 इसलिए मैं बिल्कुल मैंने बात सुनी अपने भाई की। इधर अर्ज़ ये है कि जो खान साहब फरमाते थे कि 500 अरब की डेली करप्शन होती है, तो अब तो 9.5 माह हो गए हैं। अब वो जो 500 अरब थे वो तो ज़ाहिर है अब
जो गरीब आवाम का लूटा जाता था, अब तो फिर वो इनकी जेब में ही होगा ना। गुजारे ये है, कैबिनेट मेंबर देख लें, मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरे भाई शेख साहब खुद बड़े सीनियर एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो कैबिनेट हैं, आया शाहमूद कुरैशी साहब को नए आदमी हैं, वो वजीर खारजा नहीं रहे पार्टी में, वो उससे पहले मुस्लिम लीग नून का भी हिस्सा रहे हैं। उसके बाद अगर आप देख लें कि फमीदा मिर्ज़ा साहबा को नहीं हैं, या मैं समझता हूं कि बाबर अवान साहब को नए आए हैं, या उसके बाद जहांगीर तरीन साहब नए आए हैं। ये वही टीम थी जो 2002 में काफ लीग के नाम पर मुल्क के ऊपर 9.5 साल मुसल्लत रही, और उसके बाद जो उस वक्त हुआ, जो उस वक्त गोल खिलाए गए, वो भी कौम ने देखा कि एक दहशतगर्दी का कौम को तोहफा दिया गया, दिन रात अमेरिकन ड्रोन हमले होते थे। और फिर मैं समझता हूँ 2002 में खुद इमरान खान तो आपके दौर में बहुत थी, मुशर्रफ साहब के इत्तेहादी थे, अखबार में पढ़ रही थी, उसमें 113 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल की कीमत थी। ये अक्टूबर 2013 की कीमत थी, उस वक्त भी तो महंगाई थी ना। उस वक्त क्यों आवाम का दर्द महसूस नहीं किया आपने? समिया, अगर आपने फरमाया अक्टूबर 2013 का, तो फिर आप देखेंगे हम तो 63 रुपए तक पेट्रोल को लेकर आए, और आज मैं समझता हूं कि जिस तरह एक माह के अंदर अंदर पहले 6 रुपए पेट्रोल महंगा होता है, फिर 9.5 रुपए होता है, अब 123 रुपए डीजल अगर गरीब आदमी ले, किसान, तो वो किधर जाए? और उसके बाद जो पेट्रोलियम मसनूआत के साथ किया जा रहा है, चीनी हमारे दौर में 50 रुपए थी, तो अब जो जब अहल हुक्मरान आए तो 70 रुपए की क्यों हो गई है? मैं खुद नॉमिनेट कर देता हूँ मारोर के साथ सफा मला चौक यूटिलिटी स्टोर है, मवाज़ने वाला शो में कर चुकी हूँ, जिसमें आपके दौर की 8 माह की कीमतें और इस दौर की 8 माह की कीमतें वो हम कर चुके हैं। उस पर तो आप बिल्कुल डिबेट ना करें। हाँ, अगर आवाम का दर्द है और तो फिर आप कुछ करें आवाम के लिए। मैं समिया नहीं ऐसे नहीं है, मैं वो अर्ज कर रहा हूं जो ऑन ग्राउंड चेक कर सकती हैं कि वहां पर दाल अगर हमारे दौर में 68 रुपये थी, तो अब 120 रुपए चने की दाल। और यूटिलिटी स्टोर सफा वाले चौक में ना चीनी थी ना दाल थी, और लोग परेशान थे, हत्ता कि वो मुलाजिम कहते थे कि हमें सब्सिडी अभी तक मिली नहीं। गुजारे ये है, खान साहब ने खुद फरमाया था कि वो 2 दिन असेंबली में आएंगे और लोगों को ऑन बोर्ड लेकर एमएनएस की बातें सुनेंगे। तो वो तो अपनी पार्टी क्यों नहीं, हाँ, टाइम नहीं देते। ये इल्जाम तो लग रहा है, ये खुद ही अपने वजह से हुकूमत गिरने वाली है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये हुकूमत गिरने वाली है, बातें तो बड़ी की जा रही हैं। आज जरदारी साहब ने भी कहा कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलेगी और ऊपर से चलेगी, और इमरान खान साहब कहीं अपने आप को एनआरओ ना दे दें। ये किस तरह किए जा रहे हैं इशारे? देखें, ये तो अपोजिशन तो हमेशा ही इस तरह के दावे करती रहती है। जब जरदारी साहब की अपनी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी इकोनॉमी की कोई इतनी अच्छी हालत नहीं थी। आप देखें 18 घंटे की लोड शेडिंग उस दौर में भी थी, और उन्होंने 5 साल पूरे किए। जहाँ तक इस वक्त खान साहब की गवर्नमेंट की बात है, अगर मैं देखूँ तो सबसे बड़ा इशू गवर्नेंस का और एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब का जो कंसेप्ट है, वो उस पर मेरा ख्याल है कि उसकी चॉइस बड़ी पुअर है। FBR पे ये कहा गया कि FBR पे बहुत बड़े टारगेट्स रखे गए, FBR का नेटवर्क बढ़ाने की बात की गई, ये कहा गया कि नेटवर्क जो है उसको एक्सपेंड किया जाएगा, टारगेट बड़े रखे जाएंगे, लेकिन उसका चेयरमैन एक ऐसे बंदे को बनाया गया जो पहले शहबाज शरीफ के बहुत करीब था, नंबर 1, और नंबर 2 उसको FBR में उस काम करने का कोई तजर्बा ही नहीं था। वो ज़्यादातर इशूज़ ही ये हैं कि ऐसे लोगों को पहले दौर में लाया गया जिन्होंने उस काम का तजर्बा नहीं था। चीफ मिनिस्टर पंजाब नया आदमी है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का पता नहीं है, गवर्नेंस का पता नहीं है। पंजाब में सबसे बड़े इशू जो आ रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के हैं। चले, इकोनॉमी तो एक साइड पे है, आप चीज़ों की कीमतों को साइड में रखने के लिए कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर कर लें, गवर्नेंस बेहतर कर लें। और लग ये रहा है कि उनका अभी भी इस टाइम भी ब्यूरोक्रेसी पे उनका कंट्रोल नहीं है, गवर्नेंस पे उनका कंट्रोल नहीं है, और जो चीज़ें हैं जिस तरह से जिसका जो दिल करता है वो कर रहा है। मुझे तो मार्केट में या प्रैक्टिकली कोई ऐसी गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही। यही हालात KPK में है। फेडरल गवर्नमेंट में भी अभी तक एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। पिछली जो टीम थी वो जो रखी गई, उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी रखी गई उस सारी को रीशफल कर दिया गया, नई ब्यूरोक्रेसी रखी गई है। तो अल्टीमेटली जो सफर हो रहे हैं सारे एक्सपेरिमेंट से वो लोग हो रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल अल्लाह करे जो नई टीम आई है वो डिलीवर कर सके, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा इशू इस गवर्नमेंट का गवर्नेंस
और एडमिनिस्ट्रेशन है। बिल्कुल सही। चलें इस मौजू को पे हम उठाएंगे, ब्रेक हम ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जरा बात करेंगे कि अब असद उमर साहब को कायमा कमेटी बराए खजाना का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर उन्होंने पेशकश को कबूल कर लिया, इस पर भी थोड़ी बात होगी। आज दाता दरबार पर खुदकुश हमला किया गया, थोड़ी उस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। असद उमर साहब को मना लिया गया, वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद ये तय पाया कि वज़ीर आज़म ने असद उमर को पेशकश की कि आपको कायमा कमेटी बराए ख़जाना का चेयरमैन बनाया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले असद उमर साहब ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि अब मुझे जो है वो कायमा कमेटी बराए ख़जाना का चेयरमैन बना दिया गया है। हलीम आदिल शेख साहब, चले असद उमर साहब तो मान गए, उनको मना भी लिया गया और अब उनको हिस्सा भी बनाया जा रहा है कि भाई वो काम करें, साथ लेके उनको लेके चला जाएगा। अब फ़ायदा इससे होगा पार्टी को या कुछ ऐसे फैसलों में, क्योंकि पहले तो कहा जा रहा था कि कुछ ऐसे फैसले असद उमर साहब ने लिए जिससे नुकसान पहुंचा, इसलिए उनको हटाया गया। अब ये वजारत जो उनके लिए ढूंढी गई है जिससे असद उमर साहब काम करेंगे, तो उससे फ़ायदा होगा कुछ? देखिए, असद उमर साहब एक बहुत बड़े प्रोफेशनल हैं माशाल्लाह, एक अच्छा एक सरमाया है इस मुल्क का, और लेकिन इकनॉमिक्स नहीं थे वो मतलब है कि ट्राई किया गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें कायमा कमेटी की जो चेयरमैनशिप दी गई है उसके अंदर वो इंशाल्लाह बेहतर तरीके से कायमा कमेटी को लेकर चलेंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर हफीज़ शेख साहब आएँ तो उसमें अब असद उमर साहब की मर्ज़ी भी शामिल होगी, और ये अच्छी है पार्टी में। देखिए, पार्टी में हम सब एक टीम का हिस्सा होते हैं और कप्तान का फ़ैसला होता है किस ऑर्डर पर खिलाना है, किसको 11वें नंबर पे लेना है, किसको 12वां खिलाड़ी कर देना है, कब उसको इन करना है, कब इसको आउट करना है। हम एक टीम का ऐसे, ये तो नहीं है कि जगह मिनिस्ट्री मिली तो ठीक है, मिनिस्ट्री ले ली तो मैं नहीं खेलूँगा, मैं कुट्टी हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैं समझता हूँ वी आर अ टीम अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मैं समझता हूँ कि साहब को तो बड़ी वो एक सरमाया है और इंशाल्लाह अभी पार्टी ने उनसे, गवर्नमेंट ने बहुत काम लेना है। मैं समझता हूँ कि आज जो उन्होंने चेयरमैनशिप संभाली है, इससे भी हमें इसको इस मिनिस्ट्री पे नज़र रखने में, इसको एक सिस्टम में रखने में मैं समझता हूँ बड़ा मदद मिलेगी। और असद साहब कोई बाहर नहीं चले गए थे, ठीक है, एक हमने सोचा कि एक मईशियत दान हमें चाहिए, माहिर मईशियत दान, जिसको दो पहले गवर्नमेंट इससे काम ले चुकी थी। मुशर्रफ साहब के साथ भी रहे थे हफीज़ शेख साहब, और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी रहे थे, और उनका बड़ा तजर्बा है, बड़ी इकॉनमी, बहुत बड़े माहिर हैं वो इकॉनमी के, तो उनको लेके आया गया। देखिए, हमें पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। तो अलीम साहब, ये बात तय हुई, तजुर्बाकार लोग ही चला सकते हैं, शख्सियत का इशू नहीं है। अल्टीमेटली हमने शख्सियत की बात नहीं करनी। देखिए ना, एक आपने पता होगा कि खान साहब का एक इंटरव्यू शायद आपने देखा हो कि शौकत खानम के बोर्ड के चेयरमैन थे उनके वालिद साहब, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुछ चीज़ें स्लो हो रही हैं तो उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की और उनसे रिज़ाइन ले लिया था उन्होंने कि आप रिज़ाइन कर दीजिए चूँकि चीज़ें कुछ स्लो हो रही हैं। मैं समझता हूँ इमरान खान एक डिफरेंट एक शख्स, स्टेट्समैन पाकिस्तान को मिल गया है। मैं समझता हूँ वो लीडर मिला है जो पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहता है, जो पाकिस्तानियों को आगे ले जाना चाहता है, जो अपनी जेबें नहीं भरना चाहता, जो अपने अकाउंट्स नहीं भरना चाहता, जो अपनी फैक्ट्रियाँ नहीं लगाना चाहता, जो अपनी स्टील मिलें नहीं लगाना चाहता, वो अपनी शुगर मिलें नहीं लगाना चाहता। वो लाजिम बात है, गलत फैसले हो सकते हैं, गलती हो सकती है, नीयत गलत नहीं होगी, गलती इंसान से हो सकती है, और जब इंसान कुछ करना चाहता है तो गलती हो जाती है, कभी गलत फैसले हो जाते हैं। मैं समझता हूँ डायरेक्शन ठीक है, और इंशाल्लाह करप्शन चार्जेस किसी किस्म के भी हमारे पास नहीं आ सकते। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अल्लाह करेगा बहुत बेहतरी होने जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, लोगों ने सिर्फ वोट दिया है कि खान साहब से उम्मीदें बड़ी हैं लोगों को कि खान साहब इस नए पाकिस्तान में आवाम के लिए कुछ बेहतर ही करेंगे। उम्मीद पे पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उम्मीद पे पूरा उतरेंगे। लोग खातिर जमा रखें, उम्मीद पे पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। अच्छा डोगर साहब, कुछ दिनों बाद बजट भी आने वाला है और खुद असद उमर साहब भी कह कर गए थे कि बजट जो होगा वो IMF का अक्स होगा। अब ज़ाहिर IMF की शराइत कुछ ज़ाहिर नज़र भी आ रहा है कि मान ली गई हैं हुकूमत की जानिब से। आगे आने वाले दिनों में असद उमर साहब का कायमा कमेटी बराए ख़जाना का चेयरमैन मुंतखब होना और बजट आना, ये कैसी सूरत हाल होगी? कुछ आवाम के लिए लीफ होगा, कोई ऐसे फैसले होंगे जो आवाम दोस्त फैसले हों?
मेरा नहीं ख्याल कि कोई आम दोस्त कोई फैसले इस बजट में हम एक्सपेक्ट करें। बहुत टाइट शेड्यूल है गवर्नमेंट का, पैसे हैं नहीं है, IMF से जो किस्त आनी है वो भी सारी कर देगी, रीशेड्यूलिंग में चली जानी है। तो और IMF जो पैसा देगा, जो कर्जा देगा, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे देगा और गवर्नमेंट को सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो माननी पड़नी है और बजट में रिफ्लेक्ट करनी पड़नी है। तो ये इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि ये जो बजट आने वाला है ये बड़ा टाइट होगा और लोग जो है वो उनके साथ कोऑपरेट करें इस हवाले से। तो बजट से कोई आम आदमी को मुझे नहीं लग रहा कि कोई रिलीफ मिलेगा, बल्कि बर्डन जो है मज़ीद बढ़ेगा। जहाँ तक आपने बात की है असद उमर साहब की कि वो कायमा कमेटी ख़जाना के चेयरमैन बनेंगे, तो समैया उसका कोई ऐसा रोल नहीं है। गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग या प्लानिंग में उसका कोई रोल नहीं है। वो जो 45 कमेटियाँ उनमें से एक कमेटी है, उसको जो बिजनेस रेफर होगा वो उसको देखेगी, असम्बली की हद तक उसका रोल होगा, उससे आगे उसका कोई रोल नहीं है। तो असद उमर साहब जो है उससे ये एक्सपेक्ट करना कि बजट में वो बजट शादी में कोई रोल प्ले कर सकेंगे कि वो खजाना कमेटी के चेयरमैन है, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई रोल प्ले कर सकेंगे। सारी डिसीजन मेकिंग जो होनी है वो गवर्नमेंट ने करनी है। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन। राना साहब आपके इस पे कमेंट्स पे मुझे आगे बढ़ना है। जी राना शाह साहब। जी, इसमें मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने 2 कौमी बजट पेश किए और उसके बाद रिजल्ट क्या निकला, पूरे साल का एंड हो गया। तरक्याती फंड ना तो ये आपको पेपरा रूल्स के मुताबिक टेंडर करवा सके हैं, अब डेवलपमेंट बजट इनका फेडरल का कहाँ गया, पंजाब का कहाँ पे गया, ये एक सवालिया निशान है। असद उमर साहब को इस वक्त चेंज करना इनका बनता नहीं था कि जब वो IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक से वो ऑन बोर्ड थे और फिर वो रिसेंटली विजिट करके आते हैं अमेरिकन और फौरी तौर पर तब्दील कर दिया गया, जिसका मैं समझता हूँ कि खुद खान साहब कह रहे हैं कि उनको भी दुख और शिकवा भी दर्द भी है। तो फिर सवालिया निशान तो है कि आया तब्दील करवाने वाले कोई और हैं जो इनका भी कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन असद उमर साहब का बतौर चेयरमैन कायमा कमेटी उनका कोई रोल नहीं होगा। फिरदौस आशिक ईवान साहबा ने फरमाया कि वो नाहल थे, वो इस काबिल नहीं थे, उनको फ़र्क कर दिया गया। तो अब नाहल लोगों को दोबारा लाने से आया कोई अहलियत में इजाफा हो जाएगा। असद उमर साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन उनका एंगरों का तजर्बा, उनका बाकी एक्सपीरियंस, और फिर खान साहब तो 2012 से लेकर कहते थे कि हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद है। बिल्कुल, ये सारी बातें सामने हैं। बिल्कुल सही। काफली के दौर में तो पार्टी के दौर में डिलीवर नहीं कर सके और अब भी वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे। ये एक लिख ले मेरा सवाल, मैं पॉलिटिकल वर्कर, उनका फेलियर है। स्टेट बैंक का गवर्नर, उसी तरह FBR का चेयरमैन, ये फेलियर है। चले सर, आपका पॉइंट आ गया, मुझे आगे बढ़ना है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि टाइम कम है और हमें बात करनी है पंजाब में जो ये दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है और लाहौर में आज दाता दरबार के करीब ये खुदकुश धमाका हुआ। मुबैना तौर पर खुदकुश हमला आवर ने दाता दरबार के करीब एलीट फोर्स की गाड़ी के करीब खुद को धमाके से उड़ाया। इसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 10 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें 5 एलीट फोर्स के एहलकार भी शामिल हैं और 25 के करीब ज़ख्मी हैं। हमने देखा कि दहशतगर्दी की लहर अब बलूचिस्तान से होती हुई पंजाब तक आ गई है और ये कोशिश भी की जा रही है कि तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करके पहुंचा जा सके कि कौन सहूलतकार था ये हमलावर, कैसे वहाँ पर आया। ये तमाम तर चीज़ें अभी देखी जा रही हैं। अभी कोई हतमी नतीजे पर जो तफ्तीशी टीम है वो नहीं पहुँची है। हलीम साहब, पहले बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हुई, फिर ये दहशतगर्दी अब पंजाब तक पहुँच गई है। अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इक़दाम क्या किए जा रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि पुलवामा का ड्रामा जो हुआ उसके बाद जो ये उन्होंने अभिनंदन भिजवा दिया और उसको जो दलेराना जवाब मिला पूरी कौम ने इकट्ठा होकर, कप्तान ने, फ़ौज ने, कौम ने, उसके जवाब में जो मोदी की फ्रस्ट्रेशन थी, इंडिया की फ्रस्ट्रेशन थी और जो हमारे कुछ पड़ोसी ममालिक की जो मैं समझता हूँ कि जो एक साजिश के तहत उन्होंने अब पता चल गया कि वो डायरेक्ट तो अटैक नहीं कर सकते, डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा भरपूर जवाब मिलेगा, तो वो अपने एजेंट्स के थ्रू एक मैं समझता हूँ मुल्क में उन्होंने दहशतगर्दी का प्लान किया है। इंशाल्लाह इसको निमट लेंगे और मैं नहीं समझता कि ये कोई मुश्किल है। बड़ा हमें अफसोस है कि आज जो हमला हुआ, आज में जाने ज़ाया हुई, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हुई। हम समझते हैं कि ये एक पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करने की दोबारा साजिश की जा रही है, पुलवामा का बदला लेने के लिए जो उन्होंने खुद ड्रामा किया था। एक वो पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन कामयाब नहीं होंगे इंशाल्लाह। बाबर डोगर साहब, लाहौर में दाता दरबार को निशाना बनाया जाना, 1.5 साल बाद इस तरह लाहौर में धमाका होना, आपको क्या लगता है मुहरिकात क्या हो सकते हैं? क्योंकि आसपास जो सराएं हैं
जो होटल्स हैं ये भी हो सकता है कि वहाँ पर कुछ इस तरह की कार्रवाई प्लान की गई हो। अब तक कोई शवाहिद इकट्ठे करके कोई इस तरह की कोई रिपोर्ट मंजर आम पर आई है या नहीं? ये ऑफिशियली तो अभी तक कुछ सामने नहीं आया, लेकिन जो मेरी बात हुई है सोर्सेज से, उनके मुताबिक जो सहूलतकार था वो आइडेंटिफाई हो चुका है और सीसीटीवी फुटेज जो है उसका बाकायदा उसको देखा गया है, उसकी सारी फुटेज जो है ग्रैब की गई है, उस लड़के की सारी मूवमेंट देखी गई है और उस मूवमेंट में सहूलतकार जो था वो आइडेंटिफाई हो चुका है और हो सकता है कि अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा, किसी भी टाइम उस सहूलतकार को अरेस्ट भी हो सकता है किया जा चुका हो या किया जाने वाला हो। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक सहूलतकार के बहुत करीब तक पहुंच गए हैं, इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं वो सहूलतकार के बहुत करीब तक पहुंच चुकी हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ये ट्रेस हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन लोग थे, क्योंकि खासी कामयाबी मिली है सीसीटीवी फुटेज से और उसमें खासी शाहिद भी मिले हैं जिससे सहूलतकार को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जहाँ तक बात है इसके पीछे कौन लोगों से लोग हैं, तो हलीम आदिल साहब जो बात कर रहे हैं, जी जी, ये दूसरी सीसीटीवी फुटेज जो थी इसमें तो देखा जा सकता है कि सॉरी सुमैया, मैं आपको एक चीज बता दूं। जी जी बोले बाबर साहब। जी जी, सीसीटीवी फुटेजेस हमारे पास मीडिया पे आ रही हैं, ये वहाँ जो लोकल होटल्स वहाँ पे थे वहाँ से ली गई हैं। अच्छा। लेकिन जो सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है उनकी जो फुटेज है वो बड़ी क्लियर है और कम्प्रीहेंसिव है और लड़के की बहुत सारी मूवमेंट उसमें कवर हो गई है और उसमें सहूलतकार भी आइडेंटिफाई हुआ है। अभी तक वो फुटेज मीडिया से शेयर नहीं हुई, ये वो फुटेज है जो होटल्स वगैरह जो वहाँ पर साइट पर थे वहाँ से जो फुटेज ली गई है वो मीडिया को दी गई है। अदरवाइज इसमें खासी सक्सेस मिली है। जो मेरी बात हुई है लोगों से जो सीनियर ऑफिसर थे वो खासे पुरुम्मीद है इस हवाले से। ठीक है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया। राना साहब क्या कहेंगे आप इस पर? जी मैं सिर्फ यही अर्ज़ करूँगा कि ये पाकिस्तान हम सब का है, अल्लाह ताला इसको महफूज रखे। जो ज़रब अज़ब का आगाज़ 16 जून 2014 को मियाँ नवाज साहब ने किया था, फिर आर्मी के बहादुर नौजवान बेटों ने गुड या बैड तालिबान ने टेररिस्ट का डट के मुकाबला किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सेफ हो चुका है, लेकिन अब इस गवर्नमेंट को कुछ तो करना है ना। अब देखें ना कि ये एक नेक्टा का रोल है, उसके बाद लोकल एजेंसीज होती हैं, सेफ सिटी 12,000 से जायद कैमरे अल्हम्दुलिल्लाह शबाशी साहब ने लाहौर में लगाए। तो ये हुक्मरान करते क्या है, सिर्फ अपोजिशन को दिन रात गाली देने के अलावा कोई और काम इनका है। दाता साहब मैं खुद हाजिरी के लिए जाता हूँ, पूरी पंजाब, पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया से लोग आते हैं ज़ायरीन, वहाँ पर मैं समझता हूँ उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। मैं आईजी साहब को और उन शहदा के वालदैन को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, अल्लाह ताला उन शहीद होने वाले को दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन गवर्नमेंट कहाँ है, कहाँ पर सोई हुई है? खान साहब आकर पंजाब कैबिनेट की मीटिंग तो करते हैं, लेकिन लॉ एंड आर्डर को तो देखें कि एक आदमी को सेफ्टी नहीं है। उधर बलूचिस्तान भी जाते हैं तो कोयटा और चमन में धमाके होते हैं। तो अब जब हम पूरी दुनिया को कहते हैं कि पाकिस्तान आए, लेकिन इंडिया इशू ये है कि जब हम ये कहेंगे, खान साहब ये फरमाएंगे कि नरेंद्र मोदी जीतेगा तो मकबूजा कश्मीर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपका भी पॉइंट आ गया। बहुत बहुत शुमानों का प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, लेकिन इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाकिस्तान को महफूज रखे। अपना बहुत ख्याल रखिए। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।